क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है या 9 सहसंयोजक आबंध है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि एथेन का संरचना सूत्र कैसा होता है। एथेन का संरचना सूत्र यहाँ दिखाया जा रहा है। इस संरचना सूत्र को देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि एथेन का आणविक सूत्र में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो ये क्लियर है कि एथेन के अणु में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है ब्यूटेनॉन चर्तु कार्बन यौगिक है, इसका प्रकार्यात्मक समूह है। ऑप्शन दिया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ब्यूटेनॉन जो है किस प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हमें ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र देख लेना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र दिया गया है और इसमें प्रकार्यात्मक समूह को पीले रंग से रंगा गया है। यानी इसकी प्रकार्यात्मक समूह जो है वह है CO और CO प्रकार्यात्मक समूह होता है कीटोन का। इसीलिए ब्यूटेनॉन जो होगा वह कीटोन का एक सदस्य होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन दिया गया है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, या ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है। इसका मतलब यह है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। केरोसिन या फिर गैस स्टोव की जो वायु छिद्र होती है उसमें अवरोध हो जाने के कारण ईंधन को पर्याप्त मात्रा में वायु की ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है और ईंधन के पूरी तरह से नहीं जलने से बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। इस क्वेश्चन में हमें मेथिल क्लोराइड का संरचना सूत्र लिखना है और बताना है कि इसमें किस तरह के सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। CH3Cl का संरचना इस प्रकार होती है। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध के जरिए जुड़े होते हैं। इसके अलावा एक क्लोरीन परमाणु भी कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि CH3Cl में कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। इस प्रकार 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के एक परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध से जुड़े होते हैं। साथ ही कार्बन और क्लोरीन के बीच भी एक सहसंयोजक आबंध होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमने लिख लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। पहला है एथेनॉइक अम्ल, दूसरा है H2S, तीसरा है प्रोपेनॉन और चौथा है F2। इसमें हमें इन सभी यौगिकों का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना है। यानी एथेनॉइक अम्ल का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसा होगा, H2S का कैसा होगा, प्रोपेनॉन का कैसा होगा और F2 का कैसा होगा। अब आइए एक एक करके हम इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने की कोशिश करते हैं। पहला है एथेनॉइक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इसका हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। एथेनॉइक अम्ल का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इस प्रकार होता है। इसमें प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और इस प्रकार
हाइड्रोजन परमाणु अपने वाज्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। इसी प्रकार जितने भी हाइड्रोजन परमाणु हैं ये अपने वाज्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। अब जो ऑक्सीजन परमाणु है ये कार्बन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और ऑक्सीजन अपनी वाज्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और अपने वाज्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। अब जो ऑक्सीजन परमाणु है ये कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने वाज्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। अब बारी आती है कार्बन का। तो ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कार्बन परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इस प्रकार ये कार्बन परमाणु अपने वाज्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। दूसरा कार्बन परमाणु क्या करता है कि ये 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और दूसरे कार्बन परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इस प्रकार एथेनोइक अम्ल का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इस प्रकार का बनता है। अगला यौगिक है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 सल्फर परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु का निर्माण करते हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है वह सल्फर परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने वाज्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। इसी प्रकार दूसरा हाइड्रोजन परमाणु भी अपने वाज्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। अब सल्फर परमाणु क्या करता है कि ये प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने वाज्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। इस प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड अणु का निर्माण होता है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि H2S का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इस प्रकार है। अगला यौगिक का नाम है प्रोपेनॉन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COCH3। इसका हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार है। इसमें प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, यानी 3 हाइड्रोजन परमाणु जो है ये कार्बन परमाणु के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने वाज्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार अगला जो 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं ये भी 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने वाज्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। अब बारी आती है ऑक्सीजन परमाणु की। तो ये ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने वाज्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार कार्बन परमाणु क्या करते हैं कि 3 हाइड्रोजन परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने वाज्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार अगला कार्बन परमाणु भी अपने वाज्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार तीसरा कार्बन परमाणु ये भी अपने वाज्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं, यानी 3 हाइड्रोजन परमाणु और 1 कार्बन परमाणु के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये अपने वाज्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार होता है। अगला यौगिक है F2। इसमें क्या होता है कि 2 फ्लोरीन परमाणु आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके F2 अणु का निर्माण करते हैं। फ्लोरीन के परमाणु के वाज्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये अपने वाज्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। इसी प्रकार फ्लोरीन परमाणु जो है दूसरे फ्लोरीन परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके आपस में एक बंधन बनाते हैं और F2 अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार F2 अणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। अब आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित हो समजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है।
वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह हो, ऐसे कार्बनिक यौगिकों की सूची को, लिस्ट को समजातीय श्रेणी कहा जाता है। चलिए हम उदाहरण ले लेते हैं अल्कोहल का। मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, इस प्रकार के जितने भी अल्कोहल हैं सभी में आप देखेंगे कि एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह होता है और वह है OH, यानी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित हो, वैसी यौगिकों की श्रृंखला को ही समजातीय श्रेणी कहा जाता है। यानी ये अल्कोहल समजातीय श्रेणी का सदस्य हैं। तो इस प्रकार हम यहां लिख सकते हैं कि इस श्रृंखला की प्रत्येक सदस्य की प्रकार्यात्मक समूह OH है, अर्थात यह श्रेणी समजातीय श्रेणी का उदाहरण है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब हमने लिख लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें अंतर स्पष्ट करना है एथनॉल और एथेनोइक अम्ल के मध्य। इन दोनों के मध्य भौतिक अंतर क्या है और रासायनिक अंतर क्या है। सबसे पहले दोनों के मध्य हमें भौतिक गुणों में अंतर स्पष्ट करना है। पहला अंतर तो यह है कि एथनॉल का गलनांक 156 केल्विन जबकि एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। दूसरा अंतर यह है कि एथनॉल का क्वथनांक 351 केल्विन जबकि एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक 391 केल्विन होता है। इसी प्रकार तीसरा अंतर यह है कि एथनॉल की मधुर गंध होती है जबकि एथेनोइक अम्ल की तेज दम घुटने वाली गंध होती है। तो इस प्रकार एथनॉल और एथेनोइक अम्ल के मध्य हमने भौतिक गुणों में अंतर स्पष्ट किया। अब दोनों के मध्य रासायनिक गुणों में क्या अंतर है ये हम देखेंगे। रासायनिक गुणों में अंतर। पहला अंतर तो यह है कि एथनॉल विलयन लिटमस का रंग नहीं बदलता जबकि एथेनोइक अम्ल नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक के मध्य विभेद करने के लिए हम लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। तो इस आधार पर हम एथनॉल और एथेनोइक अम्ल के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। क्योंकि एथनॉल जो है वह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, इसलिए एथनॉल विलयन लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता जबकि एथेनोइक अम्ल में अम्लीयता का गुण पाया जाता है, इसलिए एथेनोइक अम्ल का विलयन नीले लिटमस पत्र का रंग लाल कर देता है। यह है पहला अंतर। और दूसरा अंतर यह है कि एथनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और इसका इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। एथनॉल और सोडियम आपस में अभिक्रिया करके बनाता है C2H5ONa और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जबकि एथेनोइक अम्ल सोडियम से क्रिया नहीं करता है। तीसरा अंतर यह है कि एथनॉल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है जबकि एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। इसमें यह बताया जा रहा है कि एथनॉल जो है ये न तो कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है और न ही हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, लेकिन एथेनोइक अम्ल इन दोनों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है और इसका इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल ये अभिक्रिया करता है सोडियम कार्बोनेट से और यह अभिक्रिया करने के बाद बनाता है CH3COONa और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है और जल के अणु का भी निर्माण होता है। इसी प्रकार एथेनोइक अम्ल जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके बनाता है CH3COONa और जल के अणु का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होती है। तो इस प्रकार तीसरा अंतर यह है कि एथनॉल जो है ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है जबकि एथेनोइक अम्ल इन दोनों से अभिक्रिया करता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब हमने लिख लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या एथनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा।
अब आइए इसका हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। साबुन के जो अणु होते हैं इनके दो सिरों के गुण अलग अलग होते हैं। एक सिरा जल में घुलनशील होता है जिससे जल रागी यानी हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जबकि दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होता है जिससे जल विरागी यानी हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु के आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि दूसरा सिरा जल के बाहर होता है। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन जब जल की सतह पर होता है उस स्थिति में क्या होता है कि इसके अणु का आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि दूसरा सिरा जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना हुआ रहता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छ बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहा जाता है। क्वेश्चन में हमसे यह भी पूछा गया है कि क्या साबुन एथेनॉल में मिसेल निर्माण कर सकता है। इसका जवाब यह होगा कि साबुन एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में घुल जाता है, इसलिए मिसेल का निर्माण नहीं करता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हमने लिख लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अधिकतर अनुप्रयोगों में कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। अब आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। कार्बन एवं उसके अधिकांश यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कार्बन तथा कार्बन के अधिकांश यौगिक वायु की ऑक्सीजन में जलकर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। इनके दहन से हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती है तथा दहन के फलस्वरूप अवशेष नहीं बचता। अगर हम कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं तो इसमें हानिकारक गैसों के उत्पन्न होने की संभावना कम होती है और दहन के परिणाम स्वरूप अवशेष भी बहुत कम ही बचता है। तीसरा कारण यह है कि ऐसे पदार्थों का जलन ताप उपयुक्त होता है तथा ऊष्मीयमान उच्च होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए एक न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है जिससे जलन ताप कहते हैं। तो कार्बन और कार्बन के यौगिकों की जलन ताप उपयुक्त होती है, यानी इसकी जलन ताप न तो बहुत कम और न ही बहुत अधिक होती है, और साथ में इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है, यानी कम मात्रा में ईंधन के जलाने से ही हमें अधिक मात्रा में ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इन्हीं सभी गुणों के कारण कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अधिकतर उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। अब आइए इसका आंसर लिखने की हम कोशिश करते हैं। वैसे जल जिसमें साबुन मुश्किल से झाग उत्पन्न करता है कठोर जल कहलाता है। आपने ये अनुभव किया होगा कि कुछ ऐसे जल होते हैं जिसमें साबुन आसानी से झाग उत्पन्न करता है, परंतु कुछ ऐसे जल भी होते हैं जिसमें साबुन बहुत ही मुश्किल से झाग उत्पन्न कर पाता है। इस प्रकार के जल जिसमें साबुन बहुत मुश्किल से झाग उत्पन्न करता है कठोर जल कहलाता है। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से साबुन के अणु अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ यानी स्कम बनाते हैं। इस प्रकार सफेद अवक्षेप का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। अब आइए उसका उत्तर लिखने की हम कोशिश करते हैं।
साबुन क्षारकीय प्रकृति का होता है, इसलिए यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जबकि नीले लिटमस पत्र पर साबुन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि हम जानते हैं कि साबुन जो है ये क्षारकीय प्रकृति का होता है और क्षारक का ये गुण होता है कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, परंतु नीले लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है और यह अभिक्रिया होती है पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। इसी प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इसका औद्योगिक अनुप्रयोग यह है कि इस प्रक्रिया से वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। वनस्पति तेल जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है और इसमें हाइड्रोजन जुड़कर बनाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी वनस्पति घी, और इस प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक की भूमिका होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब हमने लिख लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है? इस क्वेश्चन में हमें 5 यौगिकों का रासायनिक सूत्र दिया गया है। पहला है C2H6, दूसरा है C3H8, तीसरा है C3H6, चौथा है C2H2 और पांचवा है CH4। और इसमें हमें बताना है कि इसमें किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। अब आइए इसका उत्तर लिखने की हम कोशिश करते हैं। केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही संकलन अभिक्रिया करते हैं। संकलन अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? न ऐसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक ही प्रकार का पदार्थ बनाता है, वैसे अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहा जाता है। तो केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होंगे वही संकलन अभिक्रिया करेंगे। C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में केवल C3H6 और C2H2 ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। 5 तरह के यौगिक क्वेश्चन में दिए गए हैं, लेकिन इनमें से केवल 2 यानी C3H6 और C2H2 ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, बाकी के सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। अतः C3H6 और C2H2 संकलन अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे वही संकलन अभिक्रिया करेंगे। और इन सभी एग्जाम्पल में केवल 2 यानी C3H6 और C2H2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये 2 प्रकार के यौगिक संकलन अभिक्रिया करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। मक्खन और खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर क्या होगा, इसको समझने के लिए हमें एक परीक्षण लिखना है। अब आइए इसका उत्तर लिखने की हम कोशिश करते हैं। क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के गुलाबी रंग को असंतृप्त यौगिक उड़ा देते हैं, जबकि संतृप्त यौगिक इस रंग को नहीं उड़ाते। जैसा कि हम जानते हैं कि क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट गुलाबी रंग का होता है और इसकी कुछ बूंदें अगर असंतृप्त यौगिक पर डाल दिया जाए तो इसका रंग उड़ जाता है, लेकिन अगर इसकी कुछ बूंदें संतृप्त यौगिक पर डाल दिया जाए तो इसका रंग नहीं उड़ता है। चूंकि मक्खन संतृप्त यौगिक होते हैं, अतः क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ बूंदें डालने पर इसकी गुलाबी रंग नहीं उड़ता है। मक्खन जो है ये संतृप्त यौगिक
है। इसीलिए अगर क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ बूंदें अगर मक्खन के ऊपर हम डालें तो इसका गुलाबी रंग नहीं उड़ता है, परंतु खाना बनाने वाले तेल में क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ बूंदें डालने पर इसका गुलाबी रंग उड़ जाता है, क्योंकि खाना बनाने वाले तेल असंतृप्त यौगिक होते हैं। खाना बनाने वाले तेल जो हैं ये असंतृप्त यौगिक होते हैं। इसीलिए अगर क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ बूंदें खाना बनाने वाले तेल के ऊपर डाल दिया जाए तो इसका रंग उड़ जाता है। तो इस प्रकार हम मक्खन और खाना बनाने वाले तेल के मध्य रासायनिक अंतर को समझने के लिए एक परीक्षण लिखा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। साबुन अणु का एक सिरा जल में विलय होता है जिससे जलरागी कहते हैं यानी हाइड्रोफिलिक कहते हैं, तथा दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन में विलय होता है जिससे जल विरागी यानी हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर होता है। साबुन जब जल की सतह पर होता है तो साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि साबुन के अणु का आयनिक सिरा जल के अंदर होता है जबकि इसके हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है जबकि आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होती है। तो इस प्रकार अणुओं का बड़ा गुच्छा बनता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है जबकि आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहा जाता है। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मेल आसानी से हटाए जा सकते। इस प्रकार इस वीडियो के जरिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सभी क्वेश्चन का आंसर देखा और उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो आप लाइक जरूर कर दें और अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय।